जय हिंद दोस्तों। आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लोकसभा इलेक्शन में जो 2024 का चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सीट कौन सी है लोकसभा इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नो डाउट कि आप सब कहेंगे दैट इज बनारस। जो वाराणसी की सीट है, जो बनारस की सीट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सीट इस लोकसभा इलेक्शंस में है। क्यों? क्योंकि वहां से हमारे प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहीं से रिलेटेड ये टॉपिक जो है आज का मेरे साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो वहीं से रिलेटेड है। इन सज्जन को, इन व्यक्ति को आप आई थिंक पहचान रहे होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। ये श्याम रंगीला है, ठीक है, आपने नाम शायद सुना होगा इनका। और इनकी खासियत ये थी कि एक्चुअली में ये जो है तमाम पॉलिटिशियंस की जो है वो मिमिक्री किया करते थे। ये दरअसल राजस्थान से आते हैं और आपने देखा होगा इनके बहुत सारे जो शोज वगैरह आते थे, टीवी पर भी आते थे ये। और ये अलग अलग पॉलिटिशियंस की जो है वो मिमिक्री किया करते थे। स्पेशली इनको जो फेम मिला, जो पॉपुलैरिटी मिला, वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो इन्होंने मिमिक्री की। श्याम रंगीला जी, पड़ोसी देश का पीएम भले ही तेज फेंकता हो लेकिन लंबी कौन फेंकता है। उससे इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और ये एक फेमस पर्सन भी बन गए। अब शुरुआती दौर में तो इनको जो है मोदी का बड़ा सपोर्टर कह लीजिए, और मोदी की तारीफ भी ये किया करते थे और अपने आप को मोदी सपोर्टर मानते थे। बट अभी फिलहाल जो चर्चा का विषय है वो ये है कि इन्होंने बनारस सीट से एक्चुअली में मोदी जी के खिलाफ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था। और जैसा कि आपको पता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं तो भी, और अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो भी। तो ये एक्चुअली में मोदी जी के खिलाफ बनारस से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने वहां पर नॉमिनेशन फाइल किया था। बट अब ये नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि इनका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन की साइट पर अब ये शो हो रहा है कि जो श्याम सुंदर साहब हैं, जिनको श्याम रंगीला भी कहा जाता है, इनका नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इट हैज बीन रिजेक्टेड। और आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी इनकी वाराणसी है, स्टेट उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया या मोदी के खिलाफ इन्होंने मन बनाया था चुनाव लड़ने का। अब जाहिर सी बात है, जब आपका कैंडिडेचर जो है आपका वो रिजेक्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। तो इनकी भी प्रतिक्रिया आई, तो इन्होंने बोला कि जो दिल है हमारा वो जरूर टूट गया है लेकिन हिम्मत हमारी नहीं टूटी है। ओके, तो हिम्मत नहीं टूटी है, इसका मतलब है कि आगे भी, अब इस बार तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ये, अब आगे जो है जब 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा तो ये पूरी बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली में क्यों नॉमिनेशन इनका रिजेक्ट हुआ, क्या कहता है रूल, क्या कहता है कि कैसे किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हो जाता है, और अगर नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या ऐसा कोई रूल है हमारे देश में। इन्हीं सब पर जो है मेरा ये टॉपिक है आपका। तो तुरंत आप देखेंगे इन्होंने एक्स पर भी कमेंट पोस्ट किया, वाराणसी से नहीं लड़ने देंगे, ये तय था। इनका कहना है कि जानते थे कि बनारस से मुझे लड़ने नहीं दिया जाएगा। अब यह साफ हो चुका है, दिल जरूर टूट गया है, हौसला नहीं टूटा। आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया। मीडिया और शुभ चिंतकों से निवेदन है, कृपया अभी कॉल ना करें। जो भी सूचना होगी यहां देता रहूंगा। शायद अब थोड़ी देर बातचीत करने की इच्छा नहीं है। ओके, तो जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, ट्यूसडे वाले दिन, उसी दिन आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने भी बनारस से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। ट्यूसडे का डे था नॉमिनेशन फाइल करने का, जो थी वहां पर, तो मंगलवार को दोनों लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया। अब जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, जो वहां के बनारस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां कलेक्ट्रेट या आप कह लीजिए जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर, जो कलेक्टर होता है वही जनरली रिटर्निंग ऑफिसर भी हो जाता है,
तो जो आरोप लगाए हैं उन्होंने ये लगाया है इन्होंने कि एक्चुअली में कि इनका नॉमिनेशन जो रिजेक्ट हुआ है, मैं पहले वो बता देता हूं नॉमिनेशन क्यों रिजेक्ट हुआ इनका। इनका नॉमिनेशन इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि कलेक्ट्रेट से इनको जो नोटिस गई है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका नॉमिनेशन पेपर जो है वो इनकम्प्लीट है, जो इन्होंने एफिडेविट दिया है वो इनकम्प्लीट है। दूसरा, इन्होंने शपथ नहीं ली, ओथ नहीं लिया। ओके, ओथ वॉज नॉट टेकन, शपथ। क्योंकि जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आपको आरओ के सामने या जो भी पर्सन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किया गया होगा उसके सामने आपको शपथ लेनी होती है, उस पेपर पे साइन भी करना होता है। तो इन्होंने शपथ नहीं ली और इनके जो पेपर्स हैं वो इनकम्प्लीट है, इस आधार पर इनका जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन्होंने क्या आरोप लगाया, इन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा है कि जब मैं मंडे को पहुंचा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो मुझे अलाउ नहीं किया गया, कलेक्ट्रेट में मुझे घुसने नहीं दिया गया, और फिर ट्यूसडे को जब मैं पहुंचा, क्योंकि एज पर द रूल जो है नॉमिनेशन फाइल करने का वो सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक का टाइम अलॉट होता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो टाइम दिया जाता है 11 इन द मॉर्निंग टिल 3 नून तक का टाइम रहता है। अब इनका ये आरोप है कि जब ये मंडे को पहुंचे तो मंडे को इनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। दूसरा, जब ये ट्यूसडे को गए क्योंकि उसी दिन मोदी जी का भी नॉमिनेशन था तो इनको रोका गया, इनके दोस्तों के साथ मारपिटाई भी की गई, इनके लॉयर को जो है वो अलाउ नहीं किया गया। और जब आप जाते हैं तो आपको अपने साथ 4 जो है और भी मेंबर्स लेकर के जाने होते हैं जो एक तरीके से आपका नाम प्रपोज करते हैं या सपोर्ट करते हैं। इनके साथ ये सारी चीजें नहीं रखी गई, इनको अकेले बुलाया गया और जब ये अकेले अंदर गए तो इनको जो है 3 बजे तक का क्योंकि टाइम रहता है तो इनको क्या हुआ कि इनको 2.58 PM मतलब 2 मिनट शेष बचे थे 3 बजे बजने में, तब इनका पेपर जो है वो एक्सेप्ट किया गया। कह लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 3 बजे तक इनका पेपर एक्सेप्ट हुआ। इसका मतलब है कि इनको कोई भी करेक्शन करने वगैरह का समय नहीं दिया गया। तो इनके साथ एक तरीके से अन्याय हुआ है, इनके साथ फेयर डील नहीं हुआ और जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है बनारस का वो बहुत अनफेयर रहा है इनके साथ। और इनके पेपर्स अगर इनकम्प्लीट थे या इन्होंने ओथ नहीं ली तो डीएम को बताना चाहिए था कि आपको ओथ भी लेनी है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ही इज न्यू, ये एकदम नए हैं, इनको पता नहीं है, तो इनको बताना चाहिए था मतलब डीएम साहब को कि आपको शपथ भी लेनी है, और क्योंकि इनको मालूम नहीं था तो इन्होंने शपथ नहीं ली। अब इन्होंने जो अपना वीडियो शेयर किया है एक्स पर, उस पर आप देख सकते हैं, इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने बनारस का जो इलेक्शन है उसको एक तरीके से मजाक बना दिया है, खेल बना करके रख दिया है, और वहां पर एक तरफ से वन साइडेड जो है वो सारा खेल चल रहा है। और डीएम साहब ने जो है पेपर इन्होंने सबमिट किया, वो दो मिनट शेष बचे थे 3 बजने में, और उसके बाद जब हमने शपथ नहीं ली तो डीएम को बताना चाहिए था। डीएम का कहना है, जो रिप्लाई आई है वो ये कि ये काम कैंडिडेट का होता है कि वो शपथ ले, डीएम नहीं बताएगा या रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बताएगा कि जो है आपको शपथ भी लेनी है और आपको उस पेपर पे साइन भी करना है। तो इस वजह से इनके जो कैंडिडेट, इनका जो नॉमिनेशन है, कैंडिडेचर है, उसको वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इन्होंने ये भी बोला है कि जो है इनके दोस्तों के साथ पिटाई की गई और मोदी जी में एक्ट एंड क्राई बट आई डोंट वांट टू क्राई हियर। मोदी जो है वो नौटंकी करते हैं या वो रोते गाते हैं, बट मैं यहां पर रोऊंगा गाऊंगा नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट निकल के आया कि इनका जो कैंडिडेचर है या जो इनका नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो गया है। अब रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 कहता है कि कैंडिडेट को जो है, जो भी चुनाव लड़ रहा होगा, उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके प्रेजेंस में शपथ लेनी होती है। शपथ किसकी चीज की लेनी होती है? टू बियर ट्रू फेथ। आप सच्ची आस्था दिखाएंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड यू विल अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की एकता और संप्रभुता और भारत के संविधान और जो कानून है उसमें आप जो है अपना फेथ दिखाएंगे, उसमें आप अपना यकीन दिखाएंगे। यूजुअली क्या होता है, जो आरओ या जो असिस्टेंट आरओ होता है यही अथॉरिटी होता है, मतलब यही ऑथराइज्ड पर्सन होता है, और इसी के सामने जो है ये शपथ ली जाती है। जो इलेक्शन कमीशन का हैंडबुक है 2023 का,
वो ये कहता है कि जब नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है, जिस दिन नॉमिनेशन की स्क्रूटनी, जैसे आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया ना, तो फिर दूसरे दिन नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। तो जिस दिन नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है उससे एक दिन पहले आपको शपथ ले लेनी होती है। तो इसका मतलब है बनारस के केस में ये शपथ वाला काम ना वेडनेसडे से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम हो नहीं पाया, इसीलिए नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया। अब साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि उस पेपर को साइन भी करना होता है। जो फॉर्म आपको रहता है ना, ऑन विच ओथ इज रिटन, जिस पे शपथ लिखी रहती है, उसको आपको साइन भी करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आरओ के सामने आप उसको साइन भी करेंगे। अब अगर किसी का कैंडिडेट, किसी का नॉमिनेशन अगर रिजेक्ट हो रहा है तो उसके पास क्या विकल्प है, मतलब श्याम सुंदर के पास, इनके पास क्या विकल्प है। तो देखिए ऐसा है कि जो ये स्क्रूटनी होती है नॉमिनेशन की, जो आरओ स्क्रूटनी करते हैं, ये दरअसल क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है। इट्स अ क्वासी जुडिशियल फंक्शन। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि आरओ ने उसके साथ जो है वो एक तरीके से अनफेयर एटीट्यूड दिखाया है, जस्ट नहीं रहे हैं, अन्याय हुआ है, तो उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये ऑप्शन है दैट ही और शी कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन। वो अपने नॉमिनेशन के रिजेक्शन को चैलेंज करने के लिए इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये कानून हमारे देश का कहता है कि अगर आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।